Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about the Indian Evidence Act 1872. Guys, in this video we talk about Section 3 जो डील करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज को. गाइज इंटरप्रिटेशन क्लॉज को हम डेफिनेशंस भी बोलते हैं बिकॉज सेक्शन 3 में बहुत सारी डेफिनेशंस को डील किया गया है जो हमारे एविडेंस एक्ट के साथ डील करती हैं. अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, जिसमें हम फर्स्ट डेफिनेशंस को डील करेंगे जो डील करती है कोर्ट. फर्स्ट डेफिनेशन गाइस, जो कोर्ट की डेफिनेशन है इसमें देखेंगे कि किस किस पर्सन को इंक्लूड किया गया है. ऑल जजेस को इंक्लूड किया गया है, मैजिस्ट्रेट को किया गया है एंड उन ऑल पर्सन को जो लीगली ऑथोराइज्ड है टेका एविडेंस लेने के लिए. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या आर्बिट्रेटर को इसमें इंक्लूड किया गया है. तो गाइज इसका आंसर है नो. आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया कोर्ट की डेफिनेशंस में. अब हम बात करते हैं जो हमारा कोर्ट वर्ड है. गाइस अगर हम इस वर्ड की बात करें तो ये एक एग्जॉस्टिव वर्ड है, ये क्लियर नहीं है. अगर हम इस डेफिनेशंस को और क्लियरली समझे तो बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जज सब के साथ ही यूरी मेंबर भी बैठे होते हैं. तो गाइस इसमें भी क्या बताया गया है कि जो जूरी मेंबर है वो कोर्ट की डेफिनेशंस में इंक्लूड किए गए हैं. वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब तक जजमेंट आती है वो केस को देखते हैं, सुनते हैं एंड साथ में डिसीजन भी देते हैं. कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके रिगार्डिंग जूरी मेंबर को भी जज सब के साथ अपॉइंट किया जाता है. यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो कौन पर्सन है जो लीगली ऑथोराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए. गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बात की थी, ऑल जजेस हो गए, मैजिस्ट्रेट हो गए एंड वो पर्सन जो लीगली ऑथोराइज्ड है वो सभी पर्सन, वो ऑल पर्सन जिनके पास पावर है एविडेंस को लेने की. गाइस एविडेंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, हाँ हम अपने केस को अपने कोई भी सूट है उसे प्रूफ करने के लिए कोर्ट में जो भी एविडेंस देते हैं तो वो क्या होता है, जो प्रूफ देते हैं, जो सबूत देते हैं वो होते हैं हमारे एविडेंस. तो गाइस कोर्ट के पास जो पावर होती है उन सबूत को, उन प्रूफ को लेने के लिए उनके बिहाफ के ऊपर ही कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन देती है. अब हम बात करते हैं कि जब कोई भी केस जो लोअर कोर्ट होती है उससे डिसमिस होकर या फिर हम बोलेंगे कि जो कोई पर्सन होता है वो केस को उसके खिलाफ जाता है, हार जाता है, तो वो एपीलेट कोर्ट में जाता है. क्या एपीलेट कोर्ट के पास वो राइट बनता है. तो गाइज उन्होंने बोला गया है कि जो एपीलेट कोर्ट है उसकी अगर हम ड्यूटी की बात करें तो उसकी ये प्रोसीडिंग में नहीं आता कि वो एविडेंस ले. मोस्टली जब भी हमने आप कोर्ट में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि जो एपीलेट कोर्ट में जब जाता है कोई भी केस तो गाइज वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो लॉयर होता है वो ही आर्गूमेंट करता है, वो ही केस को प्रॉपर वे में बताता है. बट कुछ केसेस में क्या होता है कि मस्ट बी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर आपको एविडेंस करानी ही होती है. तो गाइस जहाँ इसका आंसर है कि यस एपीलेट कोर्ट में भी एविडेंस हो सकती है कुछ केसेस में. बट अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की तो गाइस हमारा जो सीआरपीसी का 391 सेक्शन है 1937 सीआरपीसी का सेक्शन 391 के अंडर क्रिमिनल केसेस की गाइस एविडेंस हो सकती है. अगर हम बात करें सिविल नेचर के केस गाइस ऑर्डर 41 रूल 27 के अंडर आपके सिविल नेचर की गाइस एविडेंस हो सकती है. अगर हम बात करें गाइस नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं वो अपील को सुन सकते हैं अंडर सेक्शन 163 म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर वो हियरिंग को सुन सकते हैं, अपील को सुन सकते हैं. बट गाइस यहाँ पर बात आती है बट इज़ नॉट अ लीगली ऑथोराइज, वो लीगली ऑथोराइज नहीं होते एविडेंस लेने के लिए. सो इट इज़ नॉट अ कोर्ट, वो एक कोर्ट नहीं है. अगर हम एसडीओ की बात करें गाइस, जो एसडीओ है वो इलेक्शन पिटीशन के अंडर इलेक्शन पिटीशन को सुनते हैं अंडर द पंचायत राज एक्ट. तो बट गाइस वो हियरिंग को सुनते हैं, पिटीशन इलेक्शन पिटीशन को सुनते हैं, बट इसे भी कोर्ट की डेफिनेशंस में इंक्लूड नहीं किया गया. अगर हम बात करें जो इनकम टैक्स होता है जो उसकी प्रोसीडिंग होती है, क्या जो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है सेम होती है. तो गाइस जो प्रोसीडिंग होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं, सेम नहीं होती गाइस. इसमें क्या बोला गया है, द प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट आर नॉट प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग. आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा.
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ऑन द सेम प्रिंसिपल के ऊपर, जो हमारे इनकम टैक्स के ऑफिसर होते हैं ये भी हमारी कोड के डेफिनेशंस में इंक्लूड नहीं होते। अगर हम इसके लास्ट वन पॉइंट की बात करें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, गाइस जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसे भी एक टेक्निकल सेंस में अगर हम देखें तो इसे भी कोर्ट नहीं माना गया। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। गाइस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर जो हमारे आर्टिकल्स हैं 223A एंड 223B, इसके रिगार्डिंग कुछ मेकअप प्रोविज़न बनाई गई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, जो डील करते थे सर्विस मैटर को, इसके साथ ही कुछ अदर मैटर को डील करते थे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न बनाई थी। तो गाइज अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो गाइज ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट था उन्होंने 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट को इनेक्ट किया था। किस चीज़ के लिए? जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे उनकी जो भी सर्विस के साथ रिलेटेड मैटर होते थे, जो भी डिस्प्यूट होते थे, उन्हें डील करने के लिए, उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में इस एक्ट को इनेक्ट किया था। तो आई होप आपको कोर्ट की डेफिनेशन जहाँ तक कंप्लीट होगी है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए गाइस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।